आज हम परिचय प्राप्त करेंगे पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं के बारे में। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं। कब, कैसे, कितना, कहां, कौन, क्यों, किसका, क्या। और ये सारे शब्द हमें क्या बताते हैं? सोचिए। ये सारे शब्द हमें एक प्रश्न देकर जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक सवाल खड़ा करते हैं और ये प्रश्न लगातार हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं जब तक कि हमें इनका समाधान नहीं मिल जाता, इनका उत्तर नहीं मिल जाता। और उत्तर कब मिलता है? जब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम इनका उत्तर खोजने के लिए किताबों की शरण में जाते हैं, तब ये प्रश्न चिन्ह गायब हो जाते हैं। मतलब प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाते हैं क्योंकि हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। इन उत्तरों को खोजने के लिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, अपनी मार्गदर्शिका पढ़ते हैं, और जब हम लगातार पढ़ते हैं, सोचते हैं, यानी अपने दिमाग को गतिशील करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे मस्तिष्क की नसें जो हैं वो गतिशील हो रही हैं, और जब गति मिलती है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ना मतलब हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, अपनी शंकाओं का हम समाधान प्राप्त कर लेते हैं और दिमाग की बत्ती हमारी जल उठती है। दिमाग की बत्ती जलना यानी अपने समाधान तक पहुंचना। और इसीलिए अपने शालाओं में हम अपने रेगुलर पाठ्य पुस्तक के अलावा नियमित हमारी जो परीक्षाएं होती हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, इनके अलावा और एक परीक्षा होती है जो हमारे दिमाग को गतिशील रखती है, हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ाती है, और वह होती है शिष्यवृत्ति परीक्षा। तो आज हम कक्षा 5वीं में ली जाने वाली शिष्यवृत्ति परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति परीक्षा की ये 2 पुस्तकें हैं, मार्गदर्शिका हैं। एक आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है विषय हिंदी व गणित, और दूसरे में आप देख रहे हैं अंग्रेजी व बुद्धिमत्ता जांच। तो क्या है ये मार्गदर्शिका और इन विषयों में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। शिष्यवृत्ति परीक्षा और कुछ नहीं, केवल हमारे मस्तिष्क की लगातार सक्रियता है। यदि हमारा मस्तिष्क सतत एक दिशा में काम करता है तो हम अपने कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। शिष्यवृत्ति परीक्षा में हमें 2 पेपर देने होते हैं। पहले हम देखेंगे पेपर नंबर 1। इस पेपर 1 में विषय 2 हैं। एक है हमारी प्रथम भाषा, जिसके 25 प्रश्न हमें हल करने होते हैं, और दूसरा विषय होता है गणित, जिसके 50 प्रश्न हमें हल करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है, और इसी हिसाब से 25 प्रश्न भाषा के जो होते हैं उसके 50 अंक, और गणित के 50 प्रश्नों के 100 अंक, यानी कुल 75 प्रश्न और अंक हुए 150। अब प्रथम भाषा मतलब कौन सी भाषा? तो हम अपनी शालाओं में 3 भाषाएं पढ़ते हैं अधिकतर। मराठी हमारे महाराष्ट्र राज्य की राज्य भाषा, हमारे हिंदी, और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में इंग्लिश हम पढ़ते हैं। तो हमारी शाला जिस माध्यम की होती है वह भाषा हमारी प्रथम भाषा होती है।
अब मैं यदि हिंदी मीडियम की बात करूं तो हमारी शाला हिंदी माध्यम की शाला, तो हमारी प्रथम भाषा होगी हिंदी। यदि हमारी शाला मराठी माध्यम की है तो हमारी प्रथम भाषा होगी मराठी। यदि हमारी शाला उर्दू माध्यम की है तो हमारी प्रथम भाषा होगी उर्दू। यदि शाला हमारी अंग्रेजी माध्यम की है तो हमारी प्रथम भाषा होगी अंग्रेजी। तो प्रथम भाषा का मतलब हमारी माध्यम भाषा, जिस माध्यम भाषा में हमारी शालाएं चलती हैं। तो चूंकि हम सब यहाँ हिंदी मीडियम के लिए बात कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के लिए बात कर रहे हैं, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम भाषा हिंदी। अब पेपर नंबर 2, इसमें तृतीय भाषा और बुद्धिमत्ता, ये 2 पेपर होते हैं, बुद्धिमत्ता जांच और तृतीय भाषा। अब हमारे देश में अंग्रेजी जो है वो तृतीय भाषा के रूप में हम पढ़ते हैं। तो हमारे लिए तृतीय भाषा मतलब कौन सा पेपर हुआ? अंग्रेजी का पेपर हुआ। तो अंग्रेजी के पेपर के लिए भी हमारे पास 25 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का। तो इस तरह से तृतीय भाषा अंग्रेजी के लिए हमारे कितने अंक हो गए? 50 अंक हो गए। और इसमें दूसरा विषय है बुद्धिमत्ता जांच। इसमें हमें 50 प्रश्न हल करने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का। तो 50 प्रश्न हो गए हमारे 100 अंकों के। तो इस तरह से कुल प्रश्न पेपर नंबर 2 में हो गए 75 और कुल अंक हुए 150। तो पेपर नंबर 1 के 150 अंक, पेपर नंबर 2 के 150 अंक, तो कुल मिलाकर हो गए 300 अंक। अब इन 2 पेपर्स को हल करने के लिए, पेपर क्रमांक 1 और पेपर क्रमांक 2, इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्रमशः 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है। यानी पेपर क्रमांक 1 के लिए 1 घंटा 30 मिनट और उसके बाद पेपर क्रमांक 2 के लिए भी 1 घंटा 30 मिनट, इतना समय हमें मिलता है। और जैसे हमने पेपर क्रमांक 1 की यदि हम बात करें तो इसमें प्रथम भाषा और गणित, यह 2 विषय होते हैं। तो इन दोनों विषयों को हल करने के लिए एक साथ मिलाकर हमें 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है। प्रथम भाषा हिंदी, 25 प्रश्न, 50 अंक। आइए अब जानते हैं प्रथम भाषा हिंदी के घटकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। पहला घटक है विचार, भाव, कल्पना एवं संकल्पना स्पष्ट करना। इस घटक को भारांश दिया गया है 20% और इस घटक से हमें प्रश्न मिलते हैं 5। दूसरा घटक है क्रियात्मक व्याकरण। इसे भारांश दिया गया है 20% और इससे भी प्रश्न मिलते हैं हमें 5। तीसरा घटक है भाषा का व्यावहारिक उपयोग। इसे भारांश दिया गया है 24% और इस घटक से हमें प्रश्न मिलते हैं 6। और चौथा और अंतिम घटक शब्द संपदा पर प्रभुत्व। इसे सबसे अधिक भारांश दिया गया है 36% और इस घटक से हमें प्रश्न मिलते हैं 9। तो इस तरह से हमें हिंदी के प्रश्न पत्र में हमें इस तरह से 25 प्रश्न मिलते हैं। यदि हम इस नियोजन से अपने घटकों का अध्ययन करेंगे तो इस परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए कोई हमें विशेष अलग से पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की हर विषय की पाठ्य पुस्तक यदि हम ध्यान से पढ़ें, समझते हुए पढ़ें, तो हमें शिष्यवृत्ति परीक्षा के लिए अलग से कोई खास तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। वो चाहे हमारा विषय कौन कौन सा है, पहली में तो हम हिंदी, गणित, अंग्रेजी और कार्यानुभव ये पढ़ रहे हैं। कक्षा 2 में भी इसी तरह के ये विषय हैं। कक्षा 3 में हमारे साथ एक और विषय जुड़ जाता है, परिसर अध्ययन। तो ये परिसर अध्ययन विषय भी हमारे साथ है, मराठी विषय भी हमारे साथ है। तो इस तरह से ये विषय हमारे साथ रहते हैं 1 से लेकर 5वीं तक। प्रत्येक विषय की पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय हम ध्यान से पढ़ें। और बच्चों, यह ज़रूर ध्यान में रखो कि हमें पाठ्य पुस्तक पढ़नी है,
केवल प्रश्नोत्तर हल करने के लिए नहीं, उसमें और क्या क्या मुद्दे दिए गए हैं, कौन कौन सी बातें दी गई हैं, उन बातों को समझते हुए, उनका आनंद उठाते हुए हमें अपनी किताब पढ़नी है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो स्कॉलरशिप के या शिष्यवृत्ति परीक्षा के जो प्रश्न पत्र आते हैं, प्रथम भाषा हिंदी के संदर्भ में कह रही हूं मैं, उनमें प्रश्नों का स्तर किस तरह से होता है। तो सरल प्रश्न जो है वो होते हैं 7। सरल प्रश्नों को भारांश दिया गया है 30%। तो उसके अनुसार 7 प्रश्न जो होते हैं एकदम आसान होते हैं। फिर उस धीरे धीरे कठिनाई स्तर बढ़ता है और मध्यम प्रश्न, इन्हें भारांश दिया है 40%। और इसके अंतर्गत 11 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मध्यम स्तर के होते हैं, कठिनाई स्तर उनका थोड़ा सा सरल से अधिक होता है। और 30% भारांश दिया गया है कठिन प्रश्नों को, इसके अंतर्गत हमें 7 प्रश्न मिलते हैं। अब ये सरल, मध्यम और कठिन पढ़ के घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित है, हम जब भी कहीं पे भी कंपटीशन में होते हैं, खेल के मैदान पर होते हैं, तो हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि भाई 7 प्रश्न बहुत आसान है, फिर थोड़ा सा कठिनाई स्तर बढ़ता है, तो उसमें हमें 11 प्रश्न मिलते हैं। 11 प्रश्नों को हल करने के बाद थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, तो 7 प्रश्न जो हमें हैं थोड़े से कठिन मिलते हैं। तो इस तरह से यह 25 प्रश्न हमें अपने भाषा के प्रश्न पत्र के लिए मिलते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी प्रथम भाषा जो है हमारी, इसके लिए हमें किन किन घटकों के आधार पर प्रश्न पत्र मिलते हैं। तो पहला मुख्य घटक है विचार, भाव, कल्पना एवं संकल्पना स्पष्ट करना। और इसमें मुद्दे कौन कौन से हैं? तो पहला मुद्दा है परिच्छेद एवं उस पर आधारित प्रश्न। आपको एक परिच्छेद दिया रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा, और उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या होता है कि अपने परिच्छेद को पढ़ो ध्यान से, और उसमें क्या क्या मुद्दे दिए गए हैं, कौन कौन सी बातें दी गई हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। समाचार पत्र, विज्ञापन व समाचारों पर आधारित प्रश्न। हम अपने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपने आसपास न्यूज़ देखते हैं, विज्ञापन सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इन पर आधारित प्रश्न होते हैं। और कविता, गीत एवं इन पर आधारित प्रश्न। कक्षा पहली से ही हम कविता और गीत अपनी पाठ्य पुस्तकों में सुनते हैं, पढ़ते हैं। सुनते हैं कैसे? अब आप बोलोगे किताब में कैसे सुनेंगे? तो अब जब किताब में आप देखते हो, आपके टीचर आपको सुनाते हैं बोल के, तो आप सुनते हो। खुद से जब आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो उसे। तो इस तरह से कविता और गीत हम कक्षा पहली से देखते आ रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तकों में। तो हमें इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ना कि हमें कोई चीज रटनी नहीं है। आपके सामने परिच्छेद है, उस पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दो। आपके सामने कविता, गीत है, वो दी गई है पेपर में, आपके गीत दिया गया है, कविता दी गई है, उनको पढ़ो और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो इस तरह से ये पहला घटक हमारा पूरा होता है। अब हम चलते हैं दूसरे घटक की ओर। हमारा दूसरा घटक है क्रियात्मक व्याकरण। और क्रियात्मक व्याकरण के अंतर्गत हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे वो हैं लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, काल परिवर्तन, विराम चिन्ह, उपसर्ग प्रत्यय, अशुद्ध शुद्ध यानी अमानक शब्दों के मानक रूप, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और वाक्य के भेद। इन मुद्दों के आधार पे हमें प्रश्न पत्र में प्रश्न मिलते हैं। अब आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि आप जब भी कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ो, न केवल भाषा की बल्कि परिसर अध्ययन की बुक भी हम जब पढ़ रहे हैं, कार्यानुभव की किताब भी हम पढ़ रहे हैं, या अपने गणित की किताब हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी ये सारे मुद्दे आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। क्योंकि भाषा के सिवाय कोई भी विषय आगे नहीं चल सकता। तो आप परिसर अध्ययन पढ़ोगे तो उसमें आपको वचन, एक वचन, बहुवचन मिलेगा, आपको लिंग उसमें मिलेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग की बात होगी, काल परिवर्तन, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सभी उसमें हमें मिलेगा। विराम चिन्ह के बिना तो कोई भी
विषय हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी विषय में भाषा है, और जहाँ भाषा है वहाँ विराम चिन्ह है, उपसर्ग प्रत्यय, ये आपको हर विषय में मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें अलग से पढ़ने के लिए अलग से समय निकालना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ते समय, आपके शिक्षक जब आपको पढ़ा रहे हैं उस समय, आप खुद जब अपनी किताब पढ़ रहे हो उस समय, इन सब चीज़ों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमें शिष्यवृत्ति परीक्षा के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अलग से हमें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। हमारा तीसरा घटक है भाषा का व्यावहारिक उपयोग। इसके अंतर्गत चलो देखते हैं किन किन मुद्दों पर हमें पढ़ाई करनी है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला मुद्दा है मुहावरे, कहावतें, संवाद पर आधारित प्रश्न, निर्देश पर आधारित प्रश्न, उचित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करना, सुसंगत वाक्यों से परिच्छेद बनाना, अलग अलग विभागों से गलत भाग पहचानना, सर्वोत्कृष्ट विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करना। जब इस घटक पर मैं चर्चा करूंगी आने वाले समय पर, तब इन मुद्दों पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी आप इतना आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी अपने आप किताब पढ़ें, किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तक पढ़ें, तो उसमें मुहावरे और कहावतों का उपयोग होता है, उचित निर्देशों के आधार पर हमें काम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें यदि हमारे दिमाग में रहेंगी तो हमें लास्ट में स्कॉलरशिप की परीक्षा के लिए बहुत भागम भाग नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसमें और एक मुद्दा है सूचना व प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी शब्दों का हिंदी पर्याय खोजना। उदाहरण के लिए कंप्यूटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संगणक। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जब इस विषय पे हम पहुंचेंगे तब बात करेंगे। लेकिन आज इतना ज़रूर कहूँगी कि आज के समय में ये सूचना और प्रौद्योगिकी, इसी ने, टेक्नोलॉजी ने ही हमें आज ऑनलाइन सबसे जोड़े हुए रखा है। नहीं तो इस महामारी के समय जब सारी दिनचर्या थम सी गई थी, पूरी दुनिया थम गई थी, ऐसे में सिर्फ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही हम सब जुड़े हुए थे। आप लोग चाहे जूम मीटिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने शिक्षकों से जुड़े हुए थे, और हम शिक्षक भी ऑनलाइन तरीके से ही आपसे सब बातचीत कर रहे थे। तो सूचना और प्रौद्योगिकी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, आज के समाज की आवश्यकता है। तो इस विषय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हम पढ़ेंगे इस घटक में। अगला घटक है शब्द संपदा पर प्रभुत्व। इसके अंतर्गत हम समानार्थी शब्दों पर बात करेंगे, विरुद्धार्थी शब्दों के बारे में जानेंगे, शब्द पहेलियों को पढ़ेंगे, संयुक्त शब्द या सामासिक शब्दों पर चर्चा करेंगे, शब्द समूह के लिए एक शब्द, इस पर हम बातचीत करेंगे, समूहवाचक शब्दों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें कोई भी ऐसा जो घटक है कठिन नहीं है। ये हम अपने रोजमर्रा के विषय में, रोजमर्रा की बातचीत में भी हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं। आपके पास सिर्फ एक दृष्टिकोण की जरूरत है कि आप जब बातचीत भी कर रहे हो, अपने शिक्षकों से बातचीत कर रहे हो, अपने घर में अपने भाई बहनों से बात कर रहे हो, मम्मी पापा से बात कर रहे हो, तब भी हम वहाँ पर इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। समानार्थी शब्दों का उपयोग करते हैं, विरुद्धार्थी शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम ये ग्रामर की दृष्टि से, हम व्याकरण की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। तो अब आप जब आपको मालूम है कि हमें शिष्यवृत्ति परीक्षा देनी है, तो आप उसकी तैयारी इस तरह से आप कर सकते हो। इसमें और है शिशु दर्शक शब्द, जैसे गाय के जो बच्चा होता है उसे हम बछड़ा कहते हैं। इसी तरह से घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं, शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं। ऐसे अलग अलग शब्दों के बारे में हम जानकारी लेंगे। आवास सूचक शब्द, अक्षरों के मेल से अर्थपूर्ण शब्द हम तैयार करेंगे। वर्णानुक्रम से शब्दों के क्रम लगाएंगे, भिन्नार्थी शब्दों को जानेंगे। तो बहुत ही रोचक हमारे पास घटक है शिष्यवृत्ति की परीक्षा देने के लिए। तो हम यदि शुरू से ही अपने
अध्ययन में एक दृष्टिकोण रखेंगे कि हमें जो कुछ भी पढ़ना है केवल परीक्षा के प्रश्न उत्तर हमें दिखने हैं, कि हमारी वार्षिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, तो हमें उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने और पास होना है, नहीं, इस दृष्टि से केवल पढ़ाई नहीं करेंगे। पढ़ते समय हम अपने आँख कान खुले रखेंगे, दिमाग को गति देते रहेंगे, सोचेंगे, उस पर विश्लेषण करेंगे, लॉजिकल सोचेंगे उसके ऊपर, तब ये शिष्यवृत्ति परीक्षा क्या कोई भी परीक्षा आपके लिए कभी भी कठिन नहीं होगी। इसमें और भी घटक हैं। भाषा विषयक सामान्य ज्ञान, अब इसमें क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक आपके पाठ्य पुस्तकों में जो भी लेखक, कवि, संत, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, महान विभूतियां, क्रांतिकारी, कलाकार, राज्य और राष्ट्रीय प्रतीक, दिन विशेष, पदक, पुरस्कार, खेल, ग्रंथ, रंग छटा, शब्द छटा, स्वाद एवं प्रसिद्ध संबोधन आए होंगे, उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। और कुछ यदि आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं भी आए होंगे तो आपके शिक्षक आपको जब ये पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे, और मैं तो हूँ ही आपसे चर्चा करने के लिए। तो इस तरह से हम शिष्यवृत्ति परीक्षा ये जो है इसके अंतर्गत पेपर नंबर 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा, इस पर आज हमने चर्चा की है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है। अभी और भी इसमें हम देख रहे हैं, पंचमाक्षर है, अनुस्वार है एवं अनुनासिक युक्त शब्द है, शब्द युग्म है, तुकांत शब्द है, असंबद्ध शब्द हैं, रिश्ते नाते संबंधी शब्द हैं, बोली के आधार पर प्राणियों की पहचान करना, ऐसे बहुत सारे मनोरंजक और रोचक घटक हैं इसमें। अब बात होती है पर्याय वाले प्रश्न। अभी हमने देखा कि हमें परीक्षा में किस तरह के किन घटकों पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि उन प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे देने हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के आपको 4 पर्याय दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन मिलता है आपको। हम केबीसी में देखते हैं ना कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको चुनना है। तो उसी तरह से हमारी इस शिष्यवृत्ति परीक्षा में भी हमको 4 उत्तर हमें मिलते हैं पर्याय के रूप में। उसमें कोई एक उत्तर सही होता है, तो आपको वो सही उत्तर, और उसके नीचे इस तरह से परीक्षा में आपको 4 ये इस तरह से दिया गया रहता है, 1 2 3 4। अब इसमें जो भी क्रमांक का उत्तर सही होगा, 4 पर्यायों में से जो भी सही होगा, उसको हमें, उस गोले को हमें भरना होता है आपके बॉल पेन से। किसी में मान लो पर्याय क्रमांक 2 सही है, तो आप 2 नंबर वाले जो गोला है, जो सर्कल है, उसको आप भर दोगे, बाकी सर्कल को आप नहीं भरोगे। ठीक है। अभी इसके बारे में कैसे भरना है, कितना भरना है, कितनी बार भर सकते हैं, बहुत सारी शंका हमारे मन में होगी। तो जब इस पे हम समय समय पे चर्चा करती रहूंगी। आज हम केवल इतना जानेंगे कि हमारे सामने 4 पर्याय दिए गए रहते हैं, उन 4 पर्यायों में से कोई एक पर्याय सही होता है, और जो सही होता है उस क्रमांक के पर्याय को हमें इस तरह से भर देना होता है। 4 पर्याय, पर्याय क्रमांक 1 2 3, पर्याय क्रमांक 4। अब मान लो इस पर्याय में से पर्याय क्रमांक 3 सही उत्तर है, तो 3 क्रमांक वाले गोले को हम भर देंगे। और जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न में एक ही पर्याय क्रमांक सही हो, अलग अलग पर्याय क्रमांक सही हो सकते हैं। तो उस आधार पर हम जो भी सही पर्याय क्रमांक होगा उस गोले को हम भर देंगे। पर्याय क्रमांक 1, पर्याय क्रमांक 2, पर्याय क्रमांक 3, पर्याय क्रमांक 4। अब मान लो इसमें पर्याय क्रमांक 4 जो उत्तर है सही है, तो इस गोले को हम भर देंगे। तो अब आपको शिष्यवृत्ति परीक्षा क्या है, उसके घटक कौन कौन से हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी है, और हमें किस तरह से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी मिली है। और यह जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ।